हेलो एवरीवन, जैसे हम सोल्व करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसका पार्ट नंबर सेकंड ये रहने वाला है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट क्लियर नहीं किया है तो आई बटन पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी गुणवत्ता का जो छेना है, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता का छेना किसके दूध से बनता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे छेना, ठीक है, किसको बनाना है, छेने को आपको बनाना है। तो सबसे बेस्ट किसके दूध का बनेगा, भैंस के दूध का, गाय के दूध का, भेड़ के दूध का, फिर ऊँट के दूध का। जल्दी से बताएंगे कि छेना सबसे बेस्ट किसका बनता है, भैंस के दूध का, गाय के दूध का, भेड़ के दूध का, फिर ऊँट के दूध का। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं छेने के बारे में, ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं छेने के बारे में, तो छेना सबसे बेस्ट किसका बनता है, गाय के दूध का बनता है। किसका बनता है यार, हाँ, गाय के दूध का बनता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है खोआ, ठीक है, एक होता है छेना, एक होता है खोआ, तो खोआ सबसे बेस्ट किसका बनता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछता है खोआ के बारे में, ठीक है, अगर आपसे पूछता है खोआ के बारे में, तो खोआ सबसे बेस्ट बनता है भैंस के दूध का। किसका बनता है यार, हाँ, खोआ सबसे बेस्ट बनता है भैंस के दूध का। लेकिन अगर आप पूछते हैं गाय के दूध का, तो गाय के दूध का सबसे बेस्ट क्या बनता है, छेना बनता है। ठीक है, दोनों ही बाई प्रोडक्ट होते हैं और दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन दोनों को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पनीर क्या है। ठीक है, पनीर है एक सांद्री दूध उत्पाद होता है, फर्मेंटेड दूध उत्पाद होता है, जमाया हुआ उत्पाद होता है, फिर सूखा हुआ उत्पाद होता है। जल्दी से बताएंगे पनीर होता क्या है। सांद्री दूध उत्पाद होता है, फर्मेंटेड दूध उत्पाद होता है, जमाया हुआ उत्पाद होता है, फिर सूखा दूध उत्पाद होता है। जल्दी से बताएंगे पनीर होता क्या है। जल्दी से बताएंगे कि पनीर होता क्या है, ए बी सी या फिर डी। यानी सांद्री दूध उत्पाद होता है, फर्मेंटेड दूध उत्पाद होता है, जमाया हुआ उत्पाद होता है, फिर सूखा दूध उत्पाद होता है। जल्दी से बताएंगे पनीर होता क्या है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं पनीर के बारे में, तो पनीर क्या होता है, यहाँ जमाया हुआ उत्पाद होता है। क्या होता है, एक कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, एक कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट होता है। क्या, कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट होता है, अर्थात जमाया हुआ उत्पाद होता है पनीर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दूध में, ठीक है, दूध में लैक्टोज किस रूप में पाई जाती है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे लैक्टोज किस रूप में होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, लैक्टोज का यहाँ पर आपसे फॉर्म पूछी गई है। तो जल्दी से बताएंगे कोलेडल रूप में होती है, एमल्सन के रूप में होती है, सॉल्यूशन के रूप में होती है, फिर कोई नहीं होती है। जल्दी से बताएंगे कि लैक्टोज अर्थात ये किस रूप में होती है, इस किस फॉर्म में होती है दूध में, ये आपको ये बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कोलेडल रूप में होती है, एमल्सन रूप में होती है, सॉल्यूशन रूप में होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। कि जो लैक्टोज होती है दूध शर्करा, तो किस रूप में पाई जाती है, किस फॉर्म में पाई जाती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो अगर आप सोचते हैं लैक्टोज के बारे में, तो लैक्टोज किस रूप में पाई जाती है, किस फॉर्म में पाई जाती है, तो ये होती है यहाँ सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, किस रूप में पाई जाती है, सॉल्यूशन के रूप में पाई जाती है। जो लैक्टोज शर्करा होती है, दुग्ध शर्करा, तो ये किस फॉर्म में पाई जाती है, सॉल्यूशन फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है टोन्ड मिल्क में। ठीक है, टोन्ड मिल्क होता है, तो इसमें SNF अर्थात यहाँ जो सॉलिड नोट फैट होती है, तो ये कितना होता है। ठीक है, SNF कितना होता है, ये आपको बताना है टोन्ड मिल्क में। किस में बताना है, टोन्ड मिल्क की जो SNF होता है। SNF क्या होता है यार, हाँ, सॉलिड नोट फैट होता है। तो जल्दी से बताएंगे सॉलिड नोट फैट कितना पाई जाता है टोन्ड मिल्क में। 6% होता है, 7% होता है, 8.5% होता है, फिर 9% होता है। जल्दी से बताएंगे कि टोन्ड मिल्क में SNF अर्थात सॉलिड नोट फैट की मात्रा क्या होती है, 6%, 7%, 8.5% या फिर 9%। जल्दी से बताएंगे क्या है आपका राइट आंसर। जल्दी से बताएंगे SNF की मात्रा कितनी होती है टोन्ड मिल्क में। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं टोन्ड मिल्क के बारे में, तो यहाँ टोन्ड मिल्क में, ठीक है, टोन्ड मिल्क में क्या होता है, SNF की मात्रा सॉलिड नोट फैट की मात्रा ये होती है 8.5% अर्थात 8.5% होती है। कितनी होती है, 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले हमारे जो पार्ट फर्स्ट के टॉप रैंक में शामिल किए हैं, उनका नाम है कुसुम, सरिता, ओम प्रकाश, विकास और प्रभाकर। ठीक है, यहाँ पर 5 नाम को अनाउंस किया जाएगा, जैसे कि आपको पता होगा। इसके साथ साथ जैसे कि हमने बताया लाइव चैट में एक ब्लू आइकन दिया जाता है आपको, तो इसका यार हाँ, इसको आप क्या मानते हो। ठीक है, एक अचीवमेंट होती है यार हाँ, जो ब्लू आइकन आपको दिया जाता है, ये एक अचीवमेंट आप मान सकते हो कि आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, आपके लिए ये उपलब्धि है। ठीक है, एक अचीवमेंट दी जाती है, तो उसे यार लेने की कोशिश क्या करोगे यार, हमें ब्लू आइकन चाहिए। ठीक है, अगर आप होल्ड करोगे ना, तब आप राइट आंसर ज़्यादा दोगे। इसलिए यार हाँ, उसके प्रति भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि ब्लू आइकन हमें लेना है। ठीक है, आपके माइंड में यही होना चाहिए कि ब्लू आइकन हमें आना चाहिए। ठीक है, इसलिए करते रहिए, जब भी टेस्ट हो उससे पहले थोड़ा बहुत तैयारी करके आया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दही जमाने हेतु उपयुक्त तापमान क्या होता है। ठीक है, दही जमाने हेतु उपयुक्त तापमान क्या होता है।
जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। दही जमाने हेतु उपयुक्त तापमान कितना होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जल्दी से बताएंगे कि दही जमाने हेतु उपयुक्त तापमान कितना माना सा है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि दही जमाने के लिए। अर्थात यार हाँ, ये क्वेश्चन हमने पहले किया था और उसमें आपको डाउट हो रहा था, लेकिन मैं आपका कन्फर्म कर देता हूँ यार हाँ, कभी भी अगर आप सोचते हैं दही जमाने हेतु, यार हाँ दही जमाने हेतु जो दूध को ठंडा किया जाता है, ये किया जाता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। कितने डिग्री किया जाता है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है। और जैसे कि आपके डाउट थे, इसके क्लियर करने के लिए मैं बता देता हूँ कि आप 2 बुक्स में देख सकते हो, ठीक है। दही जमाने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। और ये आप 2 में बुक्स मिलान कर सकते हो, एक होती है SR काटवा में मिलान कर सकते हो और एक NR सुन्ना में, ठीक है। दोनों बुक में आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको स्पष्ट दिखा हुआ है कि दही जमाने हेतु उपयुक्त तापमान कितना होता है यार? हम 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। SR काटवा और NR सुन्ना दोनों में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे कन्फर्म कर सकते हो। इसलिए किसी भी प्रकार का आपके डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गर्भर विधि, ठीक है। गर्भर विधि किसकी जांच करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? जल्दी से इजी क्वेश्चन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि गर्भर विधि, ठीक है, गर्भर विधि किसकी जांच करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वसा का टेस्ट करने के लिए, प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए, लैक्टोज का टेस्ट करने के लिए, फिर विटामिन का टेस्ट करने के लिए। जल्दी से बताएंगे गर्भर विधि। अर्थात गर्भर विधि कहाँ पर प्रयोग करते हैं? वसा की जांच करने के लिए, प्रोटीन की जांच करने के लिए, लैक्टोज की जांच करने के लिए, फिर विटामिन की जांच करने के लिए। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ अगर आपसे गर्भर विधि के बारे में, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ गर्भर विधि से किसकी जांच की जाती है? वसा की जाती है। किसकी किया जाता है यार? यहाँ कि वसा का जो परीक्षण कैसा है, ये कैसा है? गर्भर विधि के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है दुग्ध स्टोन, अर्थात यहाँ जो मिल्क स्टोन होता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है कि जो मिल्क स्टोन होता है, ठीक है, जो मिल्क स्टोन होता है, तो इसे हटाने की क्रिया अर्थात हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किस पदार्थ का प्रयोग कैसा है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे मिल्क स्टोन को किसके द्वारा हटाया जाता है? क्षारीय पदार्थों के द्वारा, अल्कोहल पदार्थों के द्वारा, अम्लीय पदार्थों के द्वारा, फिर एसीटोन पदार्थ के द्वारा। जल्दी से बताएंगे किस पदार्थ यानी किस प्रकार के जो पदार्थ है उनको अप्लाई किया जाता है मिल्क स्टोन को हटाने के लिए। जल्दी से बताएंगे मिल्क स्टोन को किसको हटाना है यार? हाँ, आपको मिल्क स्टोन को हटाना है। तो जल्दी से बताएंगे सारे पदार्थों का यूज़ करोगे, अल्कोहल पदार्थों का यूज़ करोगे, अम्लीय पदार्थों का प्रयोग करोगे या फिर एसीटोन पदार्थ का प्रयोग करोगे। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आप बताएं मिल्क स्टोन के बारे में, तो यहाँ मिल्क स्टोन, तो मिल्क स्टोन को हटाया जाता है अम्लीय पदार्थों के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ अम्लीय पदार्थों के द्वारा हटाया जाता है। अगर बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप समझ सकते हो यहाँ कि अगर आपसे पूछा है अम्लीय पदार्थ, तो जैसे कि फॉस्फोरिक अम्ल ले सकते हैं, ठीक है। मिल्क स्टोन को हटाने के लिए फॉस्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हो फॉस्फोरिक अम्ल क्या होता है। जैसे कि अम्ल की अगर बात करते हैं, तो फॉस्फोरिक अम्ल के द्वारा मिल्क स्टोन को रिमूव किया जाता है, हटाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भैंस के दूध में, ठीक है, भैंस के दूध में बहुतायत से कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा है खनिज लवणों के बारे में। तो जल्दी से यहाँ खनिज लवण कौन कौन से पाए जाते हैं? लोहा और तांबा पाए जाता है, स्फोर और तांबा पाए जाता है, कैल्शियम और लोहा पाए जाता है, फिर कैल्शियम और स्फोर पाए जाता है। जल्दी से बताएंगे कि भैंस के दूध में बहुतायत से कौन सा खनिज लवण पाए जाता है? लोहा और तांबा पाया जाता है, स्फोर एवं तांबा पाया जाता है, कैल्शियम व लोहा पाया जाता है, फिर कैल्शियम और स्फोर पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे कौन से खनिज पदार्थों की अधिकता होती है? सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करिए, 1, 2, 3 या फिर 4, A, B, C या फिर D। जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ अगर आपसे पूछते हैं भैंस के दूध में, तो यहाँ भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है खनिज लवण, ये पाया जाता है कैल्शियम और स्फोर। कौन सा पाया जाता है यहाँ? कैल्शियम और स्फोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए दूध में, ठीक है, दूध में बफर वैल्यू किसके कारण होती है? दूध में बफर वैल्यू होती है। अब बफर तो आप जानते होंगे, जो बफर सॉल्यूशन होती है उसी की तरह होता है ये बफर वैल्यू भी। तो ये आपको बताना है कि बफर वैल्यू किसके कारण होती है। इसका कारण क्या होता है? प्रोटीन होती है, वसा होती है, लिपिड होती है, फिर कार्बोहाइड्रेट होती है। जल्दी से बताएंगे कि दूध में बफर वैल्यू किसके कारण होती है? इसका रीज़न क्या होता है? प्रोटीन होती है, वसा होती है, लिपिड होती है, फिर कार्बोहाइड्रेट होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा कि दूध में बफर वैल्यू किसके कारण होती है। तो यहाँ अगर आपसे बफर वैल्यू, तो जो बफर वैल्यू होती है दूध में, ये होती है यहाँ प्रोटीन के कारण। किसके द्वारा होती है? जो प्रोटीन होती है। अब आपको पता होगा यहाँ दूध प्रोटीन कौन कौन सी होती है? कैसिन हुई, कैरोटीन हुई, ये क्या है? दूध प्रोटीन ही होती है। तो यहाँ इनके कारण क्या होती है? बफर वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध का दही जमाव। यार हाँ, कर्ड जो टेंशन होता है, रिटेंशन होता है या फिर जो टेंशन होता है, वो आपको बताना है। यार हाँ, दूध का दही जमाव तनाव क्या होता है? जल्दी से बताएंगे कि दूध का जो कर्ड तनाव होता है ये कितना होता है? एक समान रहता है,
दूध से अधिक होता है, दूध से कम होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि दूध का जो दही तना होता है ये कितना होता है, एक समान रहता है, दूध से अधिक होता है, दूध से कम होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है। आज आपको कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बताया दूध का दही तना होता है, यार हाँ दही तना होता है, ये होता है दूध से कम होता है। कितना होता है यार हाँ, दूध से कम होता है। क्या होता है यार हाँ, दूध से कम होता है दही तनाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है UHT अर्थात यहाँ ना अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, UHT मतलब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर दूध को रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर, अर्थात यहाँ कितने तापमान पर गर्म करते हैं। अर्थात यहाँ जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है, ये जो मेथड है इसमें कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 145 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 160 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जल्दी से बताएंगे कि यहाँ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर कितने समय के लिए या फिर कितना टेम्परेचर रखा जाता है। जल्दी से बताएंगे कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो मेथड होता है तो इसमें मिल्क को कितने टेम्परेचर अर्थात कितने तापमान पर रखा जाता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है। 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 145 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 160 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के बारे में, ठीक है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो इसमें जो टेम्परेचर रखा जाता है, ये रखा जाता है 130 से 150 डिग्री। कितना रखा जाता है यार, 130 से 150 डिग्री रखा जाता है। अब आप इसका एवरेज निकाल सकते हो, अतः राइट आंसर कौन सा है 145 डिग्री। क्या होता है यार हाँ, अगर एग्जैक्ट की बात करते हैं तो यार हाँ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है तो इसमें जो टेम्परेचर रखा जाता है ये रखा जाता है 130 से 150 के मध्य। और अगर बात की जाए टाइम की, अर्थात कितने समय तक रखा जाता है, ठीक है, कितने समय की अगर बात करते हैं, टाइम की अगर बात करते हैं तो यार हाँ 1 से 2 सेकंड के लिए। कितने रखते हैं यार हाँ, 1 से 2 सेकंड के लिए, केवल और केवल 1 से 2 सेकंड के लिए यार हाँ 130 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रख दिया जाता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मनुष्य के दूध में राख की मात्रा अर्थात जो एस होता है, ठीक है, आपको पता नहीं एस की मात्रा। तो जल्दी से राख की मात्रा कितनी होती है, मनुष्य के दूध में राख की मात्रा या फिर एस की मात्रा कितनी होती है। 0.2%, 0.5%, 0.7% या फिर 0.8%। जल्दी से राइट आंसर क्या होगा कि मनुष्य कितना होगा, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ अगर आपसे मनुष्य के दूध में राख की मात्रा अर्थात यहाँ एस की मात्रा कितनी, एस की मात्रा की अगर बात की जाए तो कितनी होती है यार 0.2%, केवल यार 0.2% होती है। कितनी होती है एस की मात्रा यार 0.2%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक कौन सा होता है। एक कॉमन क्वेश्चन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जल्दी से बताएंगे सबसे जो परिवर्तनशील होता है, ठीक है, सबसे अधिक जो परिवर्तनशील जो घटक होता है दूध का वो क्या होता है। प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर खनिज लवण होता है। जल्दी से बताएंगे कि दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक कौन सा होता है। प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर खनिज लवण होता है। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है सबसे अधिक परिवर्तनशील घटक तो कौन सा होता है, वसा होती है। कौन सा होता है यहाँ सबसे अधिक जो परिवर्तनशील घटक होता है वसा होती है, क्योंकि यहाँ ये अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर बात करते हैं इसका यानी जो प्रभाव पड़ता है, मान लीजिए जैसे कि कोई सी नस्ल है, ठीक है, इसका जो प्रभाव पड़ता है, जो इफेक्ट पड़ता है ये सब इसे पड़ता है। जैसे कि अगर बात करते हैं ब्रीड के बारे में, ठीक है, ब्रीड्स की कौन कौन सी नस्ल है, यानी किस प्रकार की जो नस्ल है उस पर भी ये डिपेंड करता है वसा की मात्रा कितनी होगी। इसके साथ साथ जो उसको राशन दिया जाता है, ठीक है, जो उसको फीड राशन दिया जाता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये कि उसमें फैट कंटेंट कितना होगा। अगर आप अच्छा दोगे तो अच्छी उसमें फैट आएगी, लेकिन अगर आप उसको अच्छा खाने के लिए नहीं दे दो तो उसमें फैट यानी जो आएगा फैट की मात्रा वो कम ही आएगी ना। तो यार ये सभी पे डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ अगर आपसे सबसे अधिक परिवर्तनशील घटक तो क्या होता है, वसा होती है। क्या होता है, वसा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध का कौन सा विटामिन, यार हाँ अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि दूध का कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है। गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा विटामिन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया विटामिन के बारे में और यहाँ पर आपको दिया गया है गर्मी के प्रति, किसके प्रति यार हाँ, गर्मी के प्रति यानी सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे यार हाँ कि ये आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे कि दूध का कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है। विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी रखता है या फिर विटामिन डी रखता है। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या होगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो यहाँ गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है। तो ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। तो यहाँ अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि दूध का कौन सा विटामिन, ठीक है, दूध का कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है, तो कौन सा होता है, विटामिन ए होता है। कौन सा होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा हम्प्लेडेरेस, अर्थात हम्प्लेस वाली जो मवेशी होती हैं, ठीक है, यानी जो गाय होती है, तो उसे किस ग्रुप में रखा गया है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे, बिना थुई या फिर हम्प्लेस। बिना थुई वाली जो हमेश होता है या फिर जो मवेशी होती है, जिसे गाय के नाम से जाना सा है, आपको पता होगा मवेशी या फिर गाय, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही पूछा गया कि जो हम्प्लेस गाय होती है उसका नाम क्या होता है। बोस टोरस होता है, बोस इंडिकस होता है, बोस बोवेलिस होता है, फिर बोस आर्नी होता है। जल्दी से बताएंगे कि हम्प्लेस जो गाय होती है उसका नाम क्या होता है। बोस टोरस होता है, बोस इंडिकस होती है, बोस बोवेलिस होता है, फिर बोस आर्नी होती है। जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यार। हाँ, अगर आप सोचते हैं हम्प्लेस के बारे में, ठीक है, हम्प्लेस जो केटल होती है, जो गाय होती है, उसका नाम होता है बोस इंडिकस। क्या होती है यार। हाँ, जो देसी नस्ल होती है, ठीक है, आपने देखा होगा जो देसी नस्ल होती है गाय की, तो इनमें क्या होती है, कोबर नहीं पाइजती है, हम्प्लेस होती है, कोबर नहीं पाइजती अर्थात हम्प्लेस होती है। लेकिन अगर बात करते हैं विदेशी की, तो यार हाँ, जो एक्जोटिक ब्रीड्स होती है, ठीक है, जो एक्जोटिक ब्रीड होती है जिनका नाम क्या होता है, बोस टोरस होता है। जो यार हाँ विदेशी नस्ल होती है अर्थात एक्जोटिक जो ब्रीड्स होती है, उनमें यार हाँ हम्प देखने को मिलती है, कोबर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ रहा, अगर आप सोचते हैं हम्प्लेस के बारे में, तो हम्प्लेस को किस श्रेणी में रखा गया है, किस ग्रुप में रखा गया है, इनको रखा गया है बोस इंडिकस की श्रेणी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं मोटे सिंह। मोटे सिंह, माथा चौड़ा और छोटा चेहरा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक विशेषता दे रखी है कि मोटे सिंह, माथा चौड़ा और छोटा चेहरा, ठीक है। मोटे सिंह, माथा चौड़ा और छोटा चेहरा किसकी मुख्य पहचान होती है, किसका मेन कैरेक्टर होता है, ये आपको बताना है। किस ब्रीड का होता है, हरियाणा का होता है, कांकरेज गाय का होता है, थारपार का गाय का होता है, फिर नागौरी बेल का होता है। जल्दी से बताएंगे ये जो मुख्य पहचान होती है ये किसकी होती है। मोटे सिंह, माथा चौड़ा और छोटा चेहरा, ये किसकी होती है पहचान, एक मुख्य पहचान किसकी होती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं मोटे सिंह, माथा चौड़ा और छोटा चेहरा, तो ये होती है यहाँ मुख्य पहचान कांकरेज गाय की। किसकी होती है यहाँ, कांकरेज की होती है। किसकी होती है, कांकरेज की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं गाय के बछड़े को अलग पालने से, अर्थात यार जो माँ है उसकी, यानी जो बछड़ा होता है उसको माँ से अलग पालने का जो मुख्य लाभ होता है, जो मुख्य बेनिफिट होता है, ये क्या होता है, ये आपको बताना है। कि स्वच्छ दूध प्राप्त करना होता है, मजबूत बछड़ा प्राप्त करना होता है, लगातार दूध प्राप्त करना होता है, फिर दूध देने की क्षमता को बढ़ाना होता है। जल्दी से बताएंगे कि गाय के बछड़े को अलग पालने से, या फिर ये हाँ कि गाय का जो बछड़ा होता है इससे माँ से अलग पालने को, तो हमने कल डिस्कस किया था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। कि अगर आप सोचते हैं हाँ गाय का जो बछड़ा होता है, मान लीजिए कि उसको अगर उसकी माँ से अलग पाला जाता है तो उसे बोला जाता है विनिंग, ठीक है, उसे बोला जाता है विनिंग। अगर मान लीजिए बछड़े को गाय के साथ ही पाला जा रहा है तो उसे बोला जाता है सकलिंग, ठीक है। अगर उसके साथ पाला जा रहा है तो उसे बोला जाता है सकलिंग, और इससे अलग पाला जाता है तो उसे बोला जाता है विनिंग। और सबसे बेस्ट कौन सा मेथड था यार, हम विनिंग था, ठीक है। हमने कल ही बात की थी कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा था, विनिंग था। तो अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में आपसे पूछा है गाय के बछड़े को अलग पालने का जो मुख्य लाभ होता है, जो मुख्य बेनिफिट होता है, ये क्या होता है। तो हाँ, अगर आपसे पूछता है लाभ के बारे में, तो सबसे जो अधिक लाभ होता है अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य लाभ क्या होता है, ये होता है स्वच्छ दूध प्राप्त करना। क्या होता है, स्वच्छ दूध प्राप्त करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सिंग रोदन, ठीक है। सिंग रोदन की सबसे अच्छी उम्र क्या होती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे, 1 सप्ताह है, 4 सप्ताह है, 8 सप्ताह है, फिर 16 सप्ताह है। जल्दी बताएंगे डी हॉर्निंग। सिंग रोदन मतलब डी हॉर्निंग, सिंग रोदन मतलब डी हॉर्निंग की अच्छी उम्र क्या होती है, अच्छी आयु क्या मानी गई है। जल्दी बताएंगे 1 सप्ताह है, 4 सप्ताह है, 8 सप्ताह है, फिर 16 सप्ताह है। जल्दी बताएंगे डी हॉर्निंग। तो जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आपका कि सिंग रोदन सबसे अच्छी किसकी मानी जाती है, अर्थात इसकी उम्र क्या मानी जाती है। तो यार अगर आप सोचते सिंग रोदन के बारे में, ठीक है, अगर आप सोचते सिंग रोदन अर्थात डी हॉर्निंग के बारे में, तो आपको पता हो यार अगर आप मान लीजिए 1 से 7 सप्ताह, ठीक है, 1 से 7 दिन, अर्थात यहाँ 1 सप्ताह के अंतर्गत यार डी हॉर्निंग अर्थात जो सिंग रोदन की क्रिया है ये कर देनी चाहिए। क्योंकि यार अगर बात करते हैं इसकी सबसे अच्छी उम्र की, सबसे अच्छी एज की, तो कितनी मानी जाती है, केवल 1 सप्ताह है, ठीक है, 1 सप्ताह तक, ठीक है। उसके बाद में 7 से 10 दिन भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सबसे अच्छी उम्र तो कितनी होती है, 1 से 7 दिन के लिए, 1 से 7 दिन के मध्य में यार डी हॉर्निंग की क्रिया कर देनी चाहिए। और अगर बात करते हैं किस केमिकल का यूज़ करते हैं, किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो जैसे कि हमने कल ही डिस्कस किया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, किसका करते हैं, कास्टिक पोटास का यूज़ करते हैं। सिंग रोदन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कास्टिक पोटास या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। कास्टिक पोटास या फिर यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे स्ट्रिप कप, यार हाँ स्ट्रिप कप काम में लिया ऐसा है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे दूध निकालने से पहले, दूध निकालने के तुरंत बाद, दूध निकालने के दौरान या फिर दूध निकालते समय किसी भी वक्त। जल्दी से बताएंगे कि स्ट्रिप कप, यार हाँ स्ट्रिप कप जो मेथड होता है तो इसको कब काम में लिया ऐसा है। दूध निकालने से पहले, दूध निकालने के तुरंत बाद, दूध निकालने के दौरान या फिर दूध निकालने समय किसी भी वक्त। जल्दी से बताएंगे स्ट्रिप कप काम में लिया ऐसा है।
इसका यूज़ कब किया जाता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आप स्ट्रिप कप के बारे में, तो स्ट्रिप कप यहाँ स्ट्रिप जो कप होता है इसको काम में लिया जाता है दूध निकालने से पहले। कब काम लिया जाता है यहाँ स्ट्रिप कप को, इसको जो प्रयोग किया जाता है, इसका जो यूज़ किया जाता है ये किया जाता है दूध निकालने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भेड़ में डोकिंग की उपयुक्त आयु क्या होती है। ठीक है, डोकिंग। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डोकिंग होती क्या है। तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ यार। अगर आपसे डोकिंग के बारे में, तो यहाँ जो भेड़ होती है तो इनमें पूंछ को काट दिया जाता है। ठीक है, इनकी जो टैल होती है इनको रिमूव कर दिया जाता है। या फिर यहाँ डोकिंग क्या होती है, टैल को रिमूव करना है फिर पूंछ को काट देना। टैल को रिमूव करना है फिर पूंछ को काटना है, क्या कहलाता है, डोकिंग कहलाता है। क्या होता है यहाँ डोकिंग, टैल को रिमूव करना है फिर पूंछ को काटना है, क्या कहलाता है, डोकिंग कहलाता है। तो अब क्वेश्चन पर आ जाइए यार। हाँ कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है भेड़ में डोकिंग की उपयुक्त आयु क्या होती है। ठीक है, एज के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सबसे बेस्ट आयु क्या होती है ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे कि 7 से 14 दिन, 1 महीना, 45 दिन या फिर 2 महीने। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि भेड़ में डोकिंग की उपयुक्त आयु क्या होती है। 7 से 14 दिन, 1 महीना, 45 दिन या फिर 2 महीने। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है। तो यार अगर आप भेड़ में डोकिंग की उपयुक्त आयु, तो इसका 1 महीना माना जाता है। ठीक है, डोकिंग की उपयुक्त आयु किसे माना जाता है, 1 महीना माना जाता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यार हाँ कि बकरी की बिट्टल नस्ल कहाँ पर पाई जाती है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए बिट्टल नस्ल। ठीक है, कौन से नस्ल, बिट्टल नस्ल कहाँ पर पाई जाती है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, फिर गुजरात में। अर्थात यहाँ जो बिट्टल नस्ल होती है इसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है, उद्गम स्थान कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे बकरी की जो बिट्टल नस्ल होती है इसका उद्गम स्थान कौन सा होता है। उत्तर प्रदेश होता है, राजस्थान होता है, पंजाब होता है या फिर गुजरात होता है। जल्दी से बताएंगे जो बिट्टल नस्ल है तो इसका ओरिजिन प्लेस तथा उद्गम स्थान किसे माना जाता है। तो यहाँ अगर आप बिट्टल नस्ल है तो इसका ओरिजिन प्लेस तथा यहाँ उद्गम स्थान क्या होता है, पंजाब माना गया है। क्योंकि यहाँ पंजाब में जो गुरदासपुरा होता है, ठीक है, पंजाब में यहाँ गुरदासपुरा जो ज़िला होता है तो वहाँ पर ये इसका ओरिजिन प्लेस माना गया है। गुरदासपुरा पंजाब का यहाँ बिट्टल का ओरिजिन प्लेस माना गया है, उद्गम स्थान माना गया है किसको, गुरदासपुरा पंजाब को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सबसे कम वजन वाली बकरी कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे कम वजन किस बकरी का होता है, जमुनापरी का, बिट्टल का, टोगनबर का या फिर बारबरी का। जल्दी से बताएंगे कि सबसे कम वजन वाली बकरी कौन सी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नर स्वर में बदीयकरण करने की विधि है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया मेथड के बारे में, विधि कौन सी होती है ये आपको बताना है। किसके द्वारा बदीयकरण किया जाता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे नर स्वर में, किसमें यहाँ नर स्वर में बदीयकरण करने की विधि कौन सी है, अर्थात यहाँ किसके द्वारा की जाती है। इलस्ट्रेटर के द्वारा, चाकू के द्वारा, बर्डीजो के द्वारा, फिर गर्म लोहा के द्वारा। ठीक है, स्पेशल आपको दे रखा है नर स्वर के बारे में, स्पेशल यहाँ पर आपको दे रखा है नर स्वर। तो यहीं आपसे पूछा गया नर स्वर में जो बदीयकरण है ये किसके द्वारा किया जाता है, इलस्ट्रेटर के द्वारा, चाकू के द्वारा, बर्डीजो कास्ट्रेटर के द्वारा, फिर गर्म लोहा के द्वारा। तो यहाँ अगर आप नर स्वर में, ठीक है, नर स्वर की अगर बात की जा रही है तो नर स्वर में जो बदीयकरण किया जाता है ये किया जाता है चाकू के द्वारा, नाइफ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ चाकू के द्वारा किया जाता है नर स्वर में। लेकिन अगर आपसे सामान्य है तो जैसे कि हमने सोल्व किया था कल ही कि अगर आपसे बदीयकरण के बारे में, तो बदीयकरण में क्या होता है यहाँ बर्डीजो कास्ट्रेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं यहाँ, बर्डीजो कास्ट्रेटर का प्रयोग करते हैं वैसे तो। लेकिन अगर आपसे पूछा है स्पेशली नर स्वर के बारे में तो यहाँ नर स्वर में जो बदीयकरण है ये किया जाता है चाकू के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, चाकू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ए ग्रेड के बड़े अंडे, यार हाँ ए ग्रेड के बड़े अंडों का वजन कितना होता है ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे 45 ग्राम होता है, 55 ग्राम होता है, 60 ग्राम होता है, फिर 70 ग्राम होता है। जल्दी से बताएंगे ए ग्रेड के जो बड़े अंडे होते हैं, ए ग्रेड के जो बड़े अंडे होता है तो इनका वजन क्या होता है, 45 ग्राम, 55 ग्राम, 60 ग्राम या फिर 70 ग्राम। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपसे बताइए ए ग्रेड के बड़े अंडों का वजन तो इनका होता है 60 ग्राम। कितना होता है, ए ग्रेड जो बड़े अंडे होते हैं तो इनका जो वेट होता है, इनका जो वजन होता है ये कितना होता है, 60 ग्राम होता है। कितना होता है, 60 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ओस्टर बोलो, इसी को भी आपने पहली बार ही सुना होगा इस क्वेश्चन को भी, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना कि इसमें आपसे पूछा गया ओस्टर लोब। ठीक है, ओस्टर लोब जो पक्षी होता है इसे किस श्रेणी में रखा गया है, अमेरिकन की श्रेणी में, मेडिटेरियन की श्रेणी में, एशियाटिक की श्रेणी में, फिर इंग्लिश की श्रेणी में। जल्दी से बताएंगे कि ओस्टर लोब जो पक्षी होता है इसे किस श्रेणी में रखा गया है, अमेरिकन की में, मेडिटेरियन की में, एशियाटिक के, फिर इंग्लिश में। तो यहाँ अगर आप से ऑस्ट्रेलोप तो इसे रखा गया है इंग्लिश श्रेणी में। किस में रखा गया है, इंग्लिश श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएगा रेंडर पेस्ट। ठीक है, रेंडर पेस्ट जो कि हमने कई बार क्लियर किया है इसको, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे रेंडर पेस्ट के बारे में, ठीक है, रेंडर पेस्ट किससे फैलता है, अर्थात इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से रेंडर पेस्ट किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है, विषाणु से फैलता है, परजीवी से फैलता है या फिर
मोल्ड से फैलता है। जल्दी से बताएंगे रेंडर पेस्ट किससे फैलता है, जीवाणु से, विषाणु से, परजीवी से, फिर मोल्ड से। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप रेंडर पेस्ट के बारे में, तो रेंडर पेस्ट आपको पता होगा यहाँ सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये किसमें देखने को मिलता है। तो ये मुख्यतः यहाँ जितनी भी जो दुधारू नस्लें हैं, अर्थात मान लीजिए गाय हुई, भेड़, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सभी में देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करते हैं ये किससे फैलता है, किसके द्वारा होता है, तो यहाँ रेंडर पेस्ट। तो रेंडर पेस्ट किससे होता है, यहाँ ये होता है वायरस के द्वारा। किससे होता है, विषाणु द्वारा होता है। और अगर बात करते हैं रेंडर पेस्ट कौन सा विषाणु होता है, छानने योग्य वायरस होता है। क्या होता है, एक छानने योग्य वायरस के द्वारा रेंडर पेस्ट रोग होता है। और अगर बात करते हैं यार इसके कंट्रोल के बारे में, ठीक है, अगर बात करते हैं रेंडर पेस्ट को कंट्रोल के बारे में, किस वैक्सीन का प्रयोग करते हैं, तो जीटीवी वैक्सीन का। किसका प्रयोग करते हैं, जीटीवी वैक्सीन का प्रयोग कैसा है, किसका प्रयोग कैसा है, जीटीवी वैक्सीन का प्रयोग कैसा है रेंडर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गाय की दुग्ध नलिकाओं में, ठीक है, गाय की दुग्ध नलिकाओं में क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे यार हाँ कि जो दुग्ध नलिकाएं होती है तो इनमें क्या होता है, पानी होता है, दूध होता है, खून होता है, फिर दूध और खून होता है। जल्दी से बताएंगे कि गाय की जो दूध नलिकाएं होती है, गाय की जो दूध नलिकाएं होती है तो इनमें क्या होता है, पानी होता है, दूध होता है, खून होता है, फिर दूध और खून दोनों होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप गाय की दुग्ध नलिकाओं में, ठीक है, दुग्ध नलिकाओं में दूध नहीं पायस्ता है, ठीक है, दूध नहीं पायस्ता बल्कि क्या होता है, खून होता है। दुग्ध नलिकाओं में क्या होता है यार, हाँ खून होता है, न कि दूध खून होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। जिसने भी थर्ड ऑप्शन दिया है उसका राइट आंसर है, क्योंकि यार अगर आपसे दूध नलिकाओं में, तो दूध नलिकाओं में यार हाँ दूध नहीं पाकर क्या होता है, खून पायस्ता है। क्या पायस्ता है, खून पायस्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंडे का सेचन प्रकाश या मोमबत्ती लगाने के लिए कितने दिनों बाद हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं अंडे का सेचन किसके द्वारा कर रहे हैं, प्रकाश और मोमबत्ती के द्वारा कर रहे हैं, तो इसमें पूछ रहा है कितने दिनों के बाद हो जाता है सेचन। ये आपको बताना है 2 से 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद। जल्दी से बताएंगे कितने दिन बाद में हो जाता है। तो यार अगर आपसे अंडे का सेचन, तो अंडे का जो सेशन होता है ये क्या होता है यार 3rd दिन बाद, अर्थात 30 दिन हो जाता है। कितने दिन बाद हो जाता है यार, अगर आपसे अंडे का सेचन या प्रकाश या मोमबत्ती लगाने के कितने दिन बाद हो जाता है, तो ये होता है 3 दिन के बाद। कितने दिन बाद हो जाता है, 3 दिन के बाद इसलिए हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन कई बार आपसे हम पूछा गया है। तो यार यहाँ पर आपसे पूछा है दाद या रिंगवर्म। ठीक है, दाद या रिंगवर्म किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। जीवाणु के द्वारा होता है, फफूंद के द्वारा होता है, शैवाल के द्वारा होता है, फिर विषाणु का होता है। जल्दी से बताएंगे दाद। तो दाद आपको पता होगा वैसे, जल्दी से बताएंगे। एक कॉमन क्वेश्चन भी है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जल्दी से बताएंगे दाद या रिंगवर्म किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, फफूंद के द्वारा, शैवाल के द्वारा, फिर विषाणु के द्वारा। तो यहाँ अगर आप से दाद या रिंगवर्म के बारे में, तो किससे होता है, ये होता है यार फफूंद से। आपको पता होगा यार दाद क्या होती है, एक फंगल डिजीज होती है। क्या होती है, एक फंगल डिजीज होती है, फफूंद जनित रोग होता है। दाद क्या होता है, एक फंगल डिजीज होती है अर्थात फफूंद जनित रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस बीमारी के लिए गोट टिश्यू वैक्सीन दी जाती है। जैसे कि हमने अभी सोल्व किया था इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे जीटीवी वैक्सीन या फिर गोट टिश्यू वैक्सीन किसके कंट्रोल के लिए की जाती है, इसका प्रयोग किसके लिए कैसा है, खुरपका मुहपका रोग के लिए, रेंडर पेस्ट के लिए, एचएस वैक्सीन के लिए यानी जो एसएस होता है इसके लिए, या फिर ब्लैक वाटर के लिए। जल्दी से बताएंगे कि किस बीमारी कंट्रोल के लिए गोट टिश्यू वैक्सीन का प्रयोग कैसा है। तो जैसा कि हमने अभी बताया था आपको कि जो रेंडर पेस्ट होता है, क्या होता है, जो रेंडर पेस्ट होता है जो कि यहाँ छानने योग्य वायरस के द्वारा होता है, तो इसके कंट्रोल के लिए यहाँ जीटीवी वैक्सीन अर्थात गोट टिश्यू वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, गोट टिश्यू वैक्सीन का प्रयोग यहाँ रेंडर पेस्ट के, किसके यहाँ रेंडर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए किया है। और रेंडर पेस्ट किससे होता है, वायरस जनित रोग होता है, वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, वायरस जनित रोग होता है। और वायरस कौन सा होता है, छानने योग्य वायरस होता है। कौन सा होता है, वायरस छानने योग्य वायरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा अपघटित नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, यहाँ पर आपसे बताया नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग मतलब अपघटित है, अपघटित नहीं होने वाला वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है। ग्लूकोज होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, फिर सुक्रोज होता है। जल्दी से बताएंगे कि नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है। ग्लूकोज होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, फिर सुक्रोज होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि निम्न में से कौन सा अपघटित नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपसे अपघटित या नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में या नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो क्या होता है, सुक्रोज होता है। क्या होता है यहाँ, सुक्रोज होता है, जिसका अपघटन नहीं होता है। जिसका अपघटन नहीं होता है वो क्या होता है यहाँ, नॉन रिड्यूसिंग। अगर आपसे पूछा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्या होता है,
सुक्रोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है भोजन में खनिज पदार्थ होते हैं, भोज्य से स्फूर्ति होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, दवाइयाँ होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी सुनाएंगे कि भोजन में खनिज पदार्थ क्या होते हैं, भोज्य से स्फूर्ति होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, दवाइयाँ होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ अगर आपसे भोजन में जो खनिज पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, तो यहाँ भोजन में खनिज पदार्थ क्या होते हैं, भोज्य शेष पदार्थ होते हैं। यहाँ भोज्य शेष पूर्ति होते हैं, अर्थात फीड सप्लीमेंट होते हैं। क्या होते हैं यहाँ जो खनिज पदार्थ होते हैं ये होते हैं फीड सप्लीमेंट। क्या होते हैं, फीड सप्लीमेंट्री होते हैं, फीड सप्लीमेंट्री पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, खनिज पदार्थ या फीड सप्लीमेंट्री पदार्थ होते हैं, शेष पूर्ति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि, निम्न में से कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावन करती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से पाएंगे कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावन करती है, थायराइड ग्रंथि, गर्भाशय के द्वारा, पिट्यूटरी के द्वारा या फिर एड्रेनल ग्रंथि। जल्दी से पाएंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव किसके द्वारा किया जाता है, थायराइड के द्वारा, गर्भाशय के द्वारा, पिट्यूटरी के द्वारा या फिर एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा। जल्दी से राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसके द्वारा यहाँ ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव किया जाता है। तो यहाँ अगर आपसे बताए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो स्त्राव किया जाता है, ठीक है, इसका जो स्त्राव किया जाता है ये कैसा है, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा यहाँ ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव कैसा है। और ये तो आपको पता होगा यहाँ मास्टर ग्लैंड किसके नाम से, यहाँ मास्टर ग्लैंड के नाम से किसका जाना है, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड के नाम से किसे जाना है, यहाँ ये जाना है पिट्यूटरी को। यहाँ जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है, तो इसी यहाँ मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव किसके द्वारा किया जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि वगैरह मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे से एस्ट्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं। ये आपको बताना है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं, तो इनको किसके द्वारा स्त्राव किया जाता है, अंडाशय के द्वारा, एड्रेनल के द्वारा, पिट्यूटरी के द्वारा या फिर थायराइड के द्वारा। जल्दी से बताएंगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं, अंडाशय के द्वारा, एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा, पिट्यूटरी के द्वारा, फिर थायराइड ग्रंथि के द्वारा। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन के बारे में, तो ये इस तरह होते हैं यहाँ अंडाशय के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं, अंडाशय के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं कार्पोरस ग्रंथि क्या है, कार्पोरस ग्रंथि होती क्या है, प्राथमिक लिंग ग्रंथियाँ होती है, सहायक लिंग ग्रंथियाँ होती है, ये दोनों होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि कार्पोरस जो ग्लैंड होती है, अर्थात यहाँ कार्पोरस जो ग्रंथि होती है ये होती क्या है, प्राथमिक लिंग ग्रंथियाँ होती है, सहायक लिंग ग्रंथियाँ होती है, दोनों होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे कि कार्पोरस ग्रंथियाँ होती क्या है, प्राथमिक लिंग ग्रंथियाँ होती है, सहायक लिंग ग्रंथियाँ होती है, दोनों होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपसे बताए कार्पोरस ग्रंथि के बारे में, तो कार्पोरस ग्रंथि क्या होती है, सहायक लिंग ग्रंथियाँ होती है। क्या होती है यहाँ, सहायक लिंग ग्रंथियाँ होती है, न कि प्राथमिक लिंग ग्रंथियाँ होती है। यहाँ अगर आपसे बताए कार्पोरस ग्रंथि, तो कार्पोरस ग्रंथि क्या होती है, यहाँ सहायक लिंग ग्रंथियाँ होती है। क्या होती है, सहायक लिंग ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताए कौन सा हार्मोन में कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसमें यहाँ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें यहाँ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, FSH हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन या फिर एंड्रोजन हार्मोन। जल्दी से बताएंगे ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, FSH, प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन या फिर एंड्रोजन। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है कौन सा हार्मोन, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ये होता है फर्स्ट ऑप्शन। राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। FSH क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही ऐसा होता है जिसमें यहाँ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही ऐसा होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भैंस में गर्भाशय, ठीक है, यहाँ की भैंस में गर्भाशय का आकार क्या होता है, इसकी सैफ क्या होती है, ये आपको बताना है। यहाँ गर्भाशय की सैफ क्या होती है, गर्भाशय का आकार क्या होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आएंगे, बादामी आकार का होता है, बेरीकार का होता है, किडनी का आकार होता है, फिर गोलाकार का होता है। जल्दी से आएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया यहाँ गर्भाशय का आकार, गर्भाशय की जो सैफ होती है उसके बारे में यहाँ पर आपसे डिस्कस किया गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि भैंस में गर्भाशय का आकार किस प्रकार का होता है, बादामी कार होता है, बेरीकार होता है, किडनी का आकार का होता है, फिर गोलाकार होता है। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपसे भैंस में गर्भाशय का आकार या फिर शेप के बारे में, तो किस प्रकार का होता है, किडनी की शेप का होता है। ठीक है, किस प्रकार का होता है, किडनी के आकार का होता है, फिर किडनी शेप का होता है।
गर्भाशय किस प्रकार का होता है, किडनी शेप का होता है, किस प्रकार का होता है, किडनी शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा यार हम पशुओं में डेगनाला बीमारी किसकी कमी से होती है। यार हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपसे यार हम पशुओं में डेगनाला बीमारी, तो जल्दी से पाएंगे पशुओं में डेगनाला बीमारी किसकी कमी से होती है। सोडियम की कमी से, सिलिकॉन की कमी से, सेलेनियम की कमी से, फिर मैग्नीशियम की कमी से। जल्दी से पाएंगे कि पशुओं में डेगनाला बीमारी किसकी कमी से होती है। सोडियम की कमी से, सिलिकॉन की कमी से, सेलेनियम की कमी से, फिर मैग्नीशियम की कमी से। जल्दी से पाएंगे किसके द्वारा होती है डेगनाला बीमारी। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं डेगनाला बीमारी तो ये होती है सेलेनियम के द्वारा। किसके द्वारा होती है यहाँ, ये होती है सेलेनियम तत्व के कारण। किसके द्वारा होती है, सेलेनियम तत्व के कारण होती है, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप सोचते हैं डेगनाला बीमारी तो किसके द्वारा होती है, सेलेनियम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, सेलेनियम के द्वारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा भैंस का वैज्ञानिक नाम है, तो जल्दी से आएंगे साइंटिफिक नेम होता क्या है। भैंस का साइंटिफिक नेम होता क्या है। बुबलस बुबलस होता है, कापरा हिरकस होता है, दोनों होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, कॉमन क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कि भैंस का वानस्पतिक नाम होता क्या है। सॉरी वानस्पतिक नहीं, वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, इसका वानस्पतिक नहीं होता है। तो जल्दी से पाएंगे भैंस का वैज्ञानिक नाम होता क्या है, साइंटिफिक नेम होता क्या है। बुबलस बुबलस होता है, कापरा हिरकस होता है, दोनों होता है, फिर कोई नहीं होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। जहाँ अगर आप सोचते हैं भैंस का, तो भैंस का जो साइंटिफिक नेम होता है ये क्या होता है, बुबलस बुबल होता है। क्या होता है, बुबलस बुबलस होता है। कापरा हिरकस किसका होता है, बकरी का होता है। किसका होता है, कापरा हिरकस याद था बकरी का होता है, ओके। भैंस का क्या है, बुबलस बुबलस होता है। और अगर आप सोचते हैं कापरा हिरकस, तो कापरा हिरकस किसका होता है, बकरी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, अर्थात कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है। तो इजीली आप पहचान लोगे इसे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि बोबड़ी कुल में यहाँ भेड़, बकरी और मवेशी को रखा जाता है, ठीक है। सुईडी में सुअर को रखा जाता है, ये भी सही है। इक्विडी में यहाँ घोड़ा को रखा जाता है, ये भी सही है। लेकिन कैमरेडिटी में गधे को रखा जाता है, ये तो गलत है ना। स्पष्ट दिख रहा है आपको कि कैमल क्या होता है, ऊँट होता है, ठीक है। और कैमेलिडी यहाँ पर दे रखा है आपको, तो राइट आंसर क्या है, गधा, ठीक है। यानी यहाँ पर यही तो पूछा गया कि कौन सा जोड़ा गलत है, यही तो आपको बताना है। तो कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको इजीली दिख रहा है कि कैमेलिडी क्या होता है, गधा, ये गलत ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ कैमल में कैमली मतलब कैमल और कैमल का मतलब ऊँट, तो ऊँट रहना चाहिए ना, इसमें तो गधा दे रखा है, तो ये ऑप्शन इजीली गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा पशु जुगाली करने में असमर्थ है जबकि एक पेट के साथ बड़ा सी कम उसमें पायस्ता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा पशु ऐसा है जो कि यार हाँ जुगाली करने में तो असमर्थ होता है जबकि एक पेट के साथ बड़ा सी कम उसमें पायस्ता है, ठीक है। एक भाग दे रखा है पेट का, उसका नाम है रखा सिकम। तो सिकम किस में पायस्ता है ये भी क्वेश्चन आप जान सकते हो, या फिर आपको दूसरा ये पता होना चाहिए यार हाँ जुगाली करने में असमर्थ कौन सा होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दो टाइप में क्लियर कर सकते हो। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिकम होता क्या है, ठीक है। अगर ये पता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। दूसरे क्वेश्चन देख लीजिए इसी में, तो दूसरे क्वेश्चन पूछा है जुगाली करने में असमर्थ, अर्थात जुगाली कौन नहीं करता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है। तो दोनों का एक ही राइट आंसर है। जल्दी से पाएंगे भेड़ होता है, ऊँट होता है, भैंस होता है, फिर गधा होता है। जल्दी से पाएंगे किस में पायस्ता है, सिकम। तो यहाँ सिकम की अगर बात की जाए तो सिकम में होता है यार हाँ गधे में, किस में होता है, गधे में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है पशु को गणना, यार हाँ पशु जो गणना की जाती है कितने वर्षों में की जाती है। जल्दी से बताएंगे कि पशु गणना कितने वर्षों में की जाती है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे पशु गणना की जाती है तो ये कितने वर्षों में की जाती है, 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 12 वर्षों में, या फिर 14 वर्षों में। जल्दी से बताएंगे यानी पशु गणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है, 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 12 वर्षों में, या फिर 14 वर्षों में। जल्दी से बताएंगे कि यार हाँ पशु गणना कितने वर्षों में की जाती है। तो यार हाँ अगर आपसे पशु गणना, तो पशु गणना यार हाँ 5 सालों में की जाती है, ठीक है। 5 वर्षों में एक बार की जाती है। कितने सालों में की जाती है, हाँ कि 5 साल में एक बार की जाती है पशु गणना, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा स्किप हो गया, तो दोबारा से देख लीजिए। पशु की अगर आप पशु गणना के बारे में, तो कितने वर्षों में की जाती है, 5 वर्षों में की जाती है। कितने वर्षों में की जाती है, 5 वर्षों में की जाती है, ठीक है। और अगर बात की जाए हाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे जो पहले यार हाँ सबसे पहले जो पशु गणना की गई थी ये कब की गई थी, यार हाँ सबसे पहले जो पशु गणना की गई थी ये कब की गई थी। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है यार हाँ अगर आप सोचते हैं पशु गणना, ठीक है, फर्स्ट जो पशु गणना की गई थी तो वो कब की गई थी यार 1951 में। कब की गई थी यार 1951 में। कब की गई थी, 1951 से 52 के मध्य की गई थी। कब की गई थी, 1951 से 52 के मध्य की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गाय की औसत धड़कन कितनी होती है। तो यार आपको बतानी है हार्ट बीट कितनी होती है। जल्दी सुनाएंगे कि गाय की जो हार्ट बीट होती है, ठीक है, गाय की जो हार्ट बीट होती है ये कितनी होती है। 72 होती है, 90 होती है, 55 होती है, फिर 75 होती है। जल्दी सुनाएंगे कि गाय की हार्ट बीट कितनी होती है। 72, 90, 55 या फिर 75। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं गाय के बारे में, तो गाय की जो हार्ट बीट होती है, हार्ट धड़कन होती है, तो ये कितनी होती है। 55 होती है। कितनी होती है यार। हाँ, 55 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भ्रूण बढ़ना और शुक्राणु बनना, भ्रूण बढ़ना और शुक्राणु बनना ये किस हार्मोन की मुख्य शारीरिक क्रिया होती है। थायरोक्सिन की, प्रोलैक्टिन की, फोलिक स्टिमुलेटिंग की या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। जल्दी से पाएंगे कि भ्रूण का बनना और शुक्राणु बनना, भ्रूण बनना और यार हाँ शुक्राणु बनना किस हार्मोन की मुख्य शारीरिक क्रिया होती है। यानी इन दोनों में सबसे जो मेन रोल निभाता है ये किसके द्वारा निभाता है। थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा, फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि भ्रूण का बढ़ना या फिर भ्रूण का बनना या फिर शुक्राणु का बनना, इन दोनों में जो मेन रोल होता है ये किसका होता है। तो यहाँ अगर आपसे भ्रूण के बारे में या फिर पूछा जाता है शुक्राणु के बारे में, तो इन दोनों में जो महत्वपूर्ण रोग होता है, ठीक है, जो मेन रोल निभाता है ये निभाता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन निभाता है यहाँ। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निभाता है। कौन निभाता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जिसने भी थर्ड ऑप्शन दिया है उसका राइट आंसर है। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है शुक्राणु बनना, तो इनमें जो महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जो मेन रोल निभाता है ये किसके द्वारा निभाता है। यहाँ फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला अग्नाशय ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ पर आपसे पूछा है खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला अग्नाशय ग्रंथि का हार्मोन है। अर्थात कौन सी अग्नाशय का कौन सा हार्मोन के द्वारा है खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी बताएंगे वो कौन सा हार्मोन होता है। ग्लूकागोन होता है, इंसुलिन होता है, इफेनम्ब्रिक होता है या फिर रिलैक्सिन हार्मोन होता है। जल्दी बताएंगे ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि यार हाँ खून ग्रंथि में यार हाँ शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। जल्दी बताएंगे शर्करा की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ग्लूकागोन के द्वारा, इंसुलिन के द्वारा, एपिनेफ्रिन के द्वारा या फिर रिलैक्सिन के द्वारा। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो आपको ये तो पता होगा यार हाँ जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं तो उनमें क्या होती है यार हाँ शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो कि यार हाँ जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं तो डायबिटीज़ पेशेंट में होता है क्या है उनकी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। और इसके कंट्रोल के लिए यार हाँ जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं तो इनके कंट्रोल के लिए जो दवा का प्रयोग करते हैं तो उनमें क्या होती है यार इंसुलिन हार्मोन होता है। क्या होता है। इंसुलिन हार्मोन होता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है यार हाँ यहाँ पर भी यही क्वेश्चन आपसे पूछा है खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला है कौन सा हार्मोन होता है। तो कौन सा होता है यार इंसुलिन हार्मोन होता है। क्योंकि यार हाँ जो डायबिटीज़ है, मान लीजिए शर्करा की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। किसको किया जा रहा है। शर्करा की जो मात्रा होती है, ठीक है, जो शर्करा की मात्रा होती है तो इसको नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है वेलोइंग किसका सामान्य लक्षण है। तो जल्दी बताएंगे वेलोइंग किसका सामान्य लक्षण होता है। गाय का, भैंस का, भेड़ का, फिर बकरी का। जल्दी बताएंगे वेलोइंग किसका सामान्य लक्षण होता है। जल्दी बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि वेलोइंग किसका सामान्य लक्षण होता है। गाय का होता है, भैंस का होता है, भेड़ का होता है, फिर बकरी का होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यार अगर आपसे वेलोइंग के बारे में, तो वेलोइंग किसका सामान्य लक्षण होता है, ये होता है भैंस का। अब ये होता क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वेलोइंग सबसे सामान्य लक्षण किसका होता है, भैंस का होता है। अब ये होता क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर आपसे बताया वेलोइंग के बारे में, ठीक है, अगर आपसे बताया वेलोइंग तो वेलोइंग होता क्या है कीचड़ से नहाना। ठीक है, भैंस होती है तो ये कीचड़ में नहाना पसंद करती है, कीचड़ में नहाना। ठीक है, जो गंदा पानी होता है फिर कीचड़ होता है तो उसमें यार हम भैंस नहा लेती है। और ये सबसे सामान्य लक्षण किसका है यार हम भैंस का। क्योंकि यार हम भैंस को कीचड़ में नहाना पसंद होता है, भैंस को कीचड़ में नहाना पसंद होता है। और इस कीचड़ में नहाने को ही किस नाम से जाना है, वेलोइंग के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है यार कीचड़ में नहाना मतलब वेलोइंग। और वेलोइंग किसका सामान्य लक्षण होता है, भैंस का होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सोचेगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यार हाँ कि किस संरचना से अंडे के बाहर, ठीक है, किस संरचना से अंडे के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन के नाम से जाना है। किस संरचना से अंडे के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन के नाम से जाना है। ठीक है, इस वर्ड को जरूर ध्यान रखें। ओव्यूलेशन के नाम से किस जाना है। ग्रेफिन फोलिकल से, कार्पस लूटियम से, गर्भाशय से, योनि से। जल्दी बताएंगे कि किस संरचना से अंडे के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन के नाम से जाना है। तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं यार हाँ। अगर आप सोचते हैं ग्रेफिन फोलिकल से, ठीक है, अगर आप सोचते हैं अंडे के बाहर निकलने को तो इसे होता है यार हाँ कि ग्रेफियन फोलिकल से अंडे के बाहर निकल को यार हाँ ओव्यूलेशन के नाम से जाना है। ग्रेफियन फोलिकल से अंडे के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन के नाम से जाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंडकोश का अंडकोश, यार अंडकोश का अंडकोश थैली से ऊपर चढ़ जाने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। अंडकोश का अंडकोश थैली से ऊपर चढ़ जाने का, ठीक है, इस वर्ड को जरूर ध्यान रखना, ऊपर चढ़ जाने की जो क्रिया होती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे, क्रिप्टोकिडिज्म के नाम से, स्क्रोटल हर्निया के नाम से, फ्री मार्टिन के नाम से, सफ़ेद हिसार बीमारी के नाम से, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएंगे कि अंडकोश का अंडकोश थैली से ऊपर चढ़ जाने की जो क्रिया होती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है। क्रिप्टोकिडिज्म के नाम से, स्क्रोटल हर्निया के नाम से, फ्री मार्टिन के नाम से, फिर सफ़ेद हिसार बीमारी के नाम से। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आपसे अंडकोश का अंडकोश थैली से ऊपर चढ़ जाने को, ठीक है, ऊपर चढ़ जाने को तो इसे बोला जाता है क्रिप्टोकिडिज्म। किस नाम से नाश्ता है, यहाँ क्रिप्टोकिडिज्म नाम से नाश्ता है। किस नाम से नाश्ता है, क्रिप्टोकिडिज्म नाम से नाश्ता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाए, जब एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ जन्म लेती है तो जो मादा, यार हाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जब एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ जन्म लेती है तो जो बांझ मादा होती है, जो बांझ मादा होती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे बांझ मादा को, ठीक है, जो बांझ मादा होती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टनिया, ये पता नहीं क्या था गलत हो गया है, आप डायरेक्ट याद रखना कि इस पोल्ट्रिया नाम से, फ्रेमाइटिन के नाम से, रिंगस के नाम से, फिर व्हाइट हीपर बीमारी के नाम से। जल्दी से पाएंगे कि जब एक मादा, ठीक है, यानी डायरेक्ट आप ये याद रखिए जो यानी बांझ मादा होती है तो इसे किस नाम से आना है। इम्पोर्टनेसिया के नाम से, फ्री मार्टिन के नाम से, रिंगस के नाम से, फिर व्हाइट हीपर बीमारी के नाम से। तो यहाँ अगर आपसे बांझ मादा के बारे में, तो बांझ मादा होती है इसे बोला जाता है यार फ्री मार्टिन। किस नाम से आना यार, हाँ इसे बोला जाता है फ्री मार्टिन। किस नाम से आना सा है, फ्री मार्टिन के नाम से आना सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें आपसे पूछा है दुग्ध स्राव की शुरुआत को जाना सा है, अर्थात है दुग्ध स्राव की जो शुरुआत होती है, शुरुआती स्टेज होती है तो उसे किस नाम से नाचता है। तो जल्दी से लैक्टोजेनेसिस के नाम से, गैलेक्टोजेनेसिस के नाम से, दुग्ध निकालना के नाम से, फिर एवोल्यूशन के नाम से। जल्दी से बताएंगे कि दुग्ध स्राव की शुरुआत को किस नाम से नाचता है। लैक्टोजेनेसिस के नाम से, गैलेक्टोजेनेसिस के नाम से, दुग्ध निकालने के नाम से, फिर एवोल्यूशन के नाम से। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आपसे दुग्ध स्राव के बारे में, तो दुग्ध स्राव की शुरुआती स्टेज, दुग्ध स्राव की जो शुरुआती स्टेज होती है इसे जाना सा है लैक्टोजेनेसिस के नाम से। किस नाम से जाना सा है, यहाँ लैक्टोजेनेसिस के नाम से जाना सा है। किस नाम से जाना सा है, लैक्टोजेनेसिस के नाम से जाना सा है दुग्ध स्राव की शुरुआती अवस्था को, ठीक है। किसान के लिए तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जब तक ले जाए जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।